डॉक्टर तहतीर फातिमा अपील है। अस्सलाम वालेकुम सर। I am provided with grayscale ultrasound pelvis. I can appreciate there is a well-defined oval shape area in the pelvis having hypoechoic echo texture. Basically, it is fluid attenuation with ground glass and echogenic echo texture. I can also see a uterine horn on the left side with thickened endometrium. I can see free floating echoes in the urinary bladder. Based on these imaging findings, my diagnosis is hematometrocole in a diadelphys uterus. One horn is compressed and the other horn is filled with blood products and cystitis. However, I would like to confirm my finding on other images because this is a single image, and if MRI is available, then okay. I am provided with multiple images of the MRI pelvis. I can appreciate there is compression on the uterine horn by a well-defined rounded cystic structure, which is appearing hyper intense on T2 weighted images. And is showing peripheral contrast enhancement on post contrast images. I will I can also see there is another peripheral enhancing small cystic structure in the left adnexa in the coronal image. So, sir, मुझे यही लग रहा है कि डायडेल्फीज है राइट साइड पे जो है वो हेमाटोमीट्रो हुआ है, लेफ्ट साइड पे शायद हाइड्रोसेल्पिंग्स पायोसेल्पिंग्स भी बनी हुई है। ये क्या? सर ये शेडिंग साइन बन रहा है। T2 शेडिंग और यूट्रस इधर नीचे है इसमें ओ सर फिर पूरा ये कंप्रेस है। ठीक है सर, ये फिर इसमें एंडोमेट्रियोमा होगा और साथ इसने कंप्रेशन की हुई है यूट्रस पे, T2 शेडिंग साइन है। तो ये एंडोमेट्रियोमा है, शेडिंग साइन ना ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सर वैसे इसको जो वैसे उसमें जो हेमाटो वाला होगा वो T1 पे मतलब हाई होगा, तो ये T1 पे आ रहा है लो नहीं। T1 पे हाई होगा, ये वो भी हाई होगा। नहीं तो फिर सर मुश्किल नहीं है इसको ब्लड प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अक्सर ऐसे डायडेल्फीज के केसेस भी होते हैं जिनमें इसी तरह यूट्रस कंप्रेस हुआ हुआ होता है। तो आप डिफरेंशियल में दे सकती हैं, मेरे पास भी इसी तरह का केस आया था तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। वो असल में वो था डायडेल्फिस ही था और हेमेटोकोल्पोस था। अच्छा, तो तो मैंने सेकंड बस फिर उसमें गाइड कर दिया मुझे था क्योंकि इसमें मुझे इमेजेस उसने सेकंड 4 लगाई हुई थी। हाँ। ठीक है, फिर चार। मुझे इसमें सेकंड में बताना चाहिए था कि ये एंडोमेट्रियोमा भी हो सकता है इसमें हाँ। जस्टिफाई करने का। हाँ। ठीक है लेकिन अगर सर, इमेजेस ओके। उसने ज्यादा लगाई हैं तो आप गौर करके खुद पिक करने की कोशिश करें राधा। सर लास्ट वाले इमेज पे जो आ रहा है इनहेंसिंग अब इसमें स्ट्रक्चर। देखें ना, इसमें तो वो ये कंप्रेशन उसी तरह लग रही है। अगर वो होता जी जी तो सर। आगे आपको कोई कंटिन्यूएशन लग रही होती। ये उसके साथ जी कंटिन्यूएशन नहीं है, मैस इफेक्ट है इधर अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसमें भी देखें ग्राउंड क्लास, आपको आपने खुद ही बोला जब आपको जी ग्राउंड जी क्लास जी लग रहा है तो आप
जो एंडोमेट्रियोमा के लिए जो ये होता है। पहले सोचेंगे। जी सर। सर एंडो इसमें जो लास्ट इमेज में कंट्रास्ट इनहैंसिंग आ रहा है ये लेफ्ट साइड पे ये ओवरी में कोई फॉलिकल है, लेफ्ट ओवरी में। फॉलिकल है। ठीक है सर, थैंक यू। तो एंडोमेट्रियोमा, एडिनोमायोसिस, ये लाजमी लगती है एडिनोमायोसिस उसमें। वुमेन इमेजिंग में ये 4-5 केस हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज लगती हैं एमआरआई पे, बाकी कुछ केसेस देख लेंगे। एक सर यूनिक ये अल्ट्रासाउंड जो हमारे पास हुआ हुआ था ये ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है ना? ट्रांसएब्डोमिनल है डॉक्टर। तो सर वो असल में ना कंफ्यूजन, सर मैं भी पहले ना इसको हिमेटोकोल्पोस की तरफ ही जा रही थी, हिमेटोमीट्रो पे। क्योंकि सर ये देखें ना, अगर ये एडिनेक्सल स्ट्रक्चर है तो एडिनेक्सल स्ट्रक्चर हमारे पास ट्रांस एब्डोमिनल में तो ज्यादातर ब्लैडर के आगे पड़ा होता है, ये ब्लैडर से पीछे आ रहा है। इसका वो देखें ना, साइज देखें, साइज बहुत बड़ा है इस वजह ठीक, इस वजह से ये हमें कंप्रेशन इफेक्ट दे रहा है और पीछे की तरफ फील हो रहा है। से। ठीक। बाकी एंडोमेट्रियोमा को उसमें दिखा देते हैं। हम्म। उसमें जो है रेक्टल स्पेस पोस्टीरियर, इस जगह पे एंडोमेट्रियोमा एमआरआई में दिखा देते हैं। वो एब्डोमिनल वॉल में एंडोमेट्रियल डिपॉजिट दिखा देते हैं, पोस्ट सिजेरियन स्कार में जो डिपॉजिट होते हैं। तो ये केसेस आप देख लें, ये भी उसमें लगते हैं एग्जाम। ये इसमें हिस्ट्री देनी जरूरी है। पेशेंट की थायरॉयडेक्टमी हुई थी टोटल, उसके बाद इसको नेक पेन था, तो ये नेक रीजन का अल्ट्रासाउंड है। ये कौन है? फरिया मकसूद। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm provided with a grayscale ultrasound image of a zoomed in image of post thyroidectomy patient, in which I can appreciate that um, sir, there is there are multiple echogenic shadows in the surgical bed of the thyroidectomy with posterior acoustic shadowing. Um, sir, rest in the rest इसमें मुझे और कोई I cannot appreciate any other structure in the given image. Sir, the skin I cannot even appreciate the skin ki either there is skin thickening or there is an infection going on. Next, sir, sir, I would like to if we have to think about the residual tumor within the thyroidectomy, but the contrast enhanced CT नेक करवा लेंगे. Another, yeah, sir, हमें इन्फेक्शन की if there is an acute history of recently हमने थायराइड रिमूव किया है तो सर फिर तो ये है कि इन्फेक्शन की तरफ भी सोचेंगे. Okay, sir. I am provided with a non-contrast CT neck axial section at the level of the trachea, in which I can appreciate that there is an isodense soft tissue density lesion in the right side of the neck, lying posterior to the strap muscles, with surrounding fat standing internal air locules can be appreciated. Rest, sir, uh, rest of the bones appear normal. Sir, as the density of the lesion is high, sir, this could be an infective hematoma in this location. Sir, as it is not a contrast enhanced CT, I cannot say that this is a residual tumor or a residual part of the thyroid. Okay, sir, अगर थोड़ा सा आवाज कटी कटी थी, आपने क्या इसको कंक्लूड किया? सर मैंने इसको इन्फेक्टेड हीमाटोमा की तरफ लेके गई हूँ कि अगर रीसेंट सर्जिकल हिस्ट्री है तो ये इन्फेक्टेड हीमाटोमा भी हो सकता है. चलो, आप लोगों ने पता नहीं देखे कि प्रैक्टिस में अल्ट्रासाउंड ये ज्यादातर पोस्ट सिजेरियन सेक्शन में क्लासिक इमेज आती है। ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं इसको, सरपेंटाइन कहते हैं एकोजेनिक स्ट्रक्चर्स। इस तरह की वेवी एकोजेनिसिटी आती है और पीछे डेंस पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडिंग होती है। कभी ऐसा सर किया आप? गॉसिपाइबोमा, जी जी सर, ये रेजिडुअल वो सर वो गॉसिपाइबोमा की सर. गोजी पाइबोमा है और उसमें भी आपको बबल्स मिलते हैं इस तरह के, जी सर, जी जी. सिटी में मिलते हैं। तो ये गोजी पाइबोमा का केस था। ओके ठीक सर. है, तो ये गोजी पाइबोमा का केस लगा लेते हैं। सिटी में भी इमेजेस देख लेना, इसी तरह की होती है जी मॉर्टल। एब्डोमेन में सर देखिए, नेक में फर्स्ट टाइम. थैंक यू सर आपने केस
आप देख लें नेक में भी। तो हिस्ट्री इसमें ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी इमेजिंग देखें ना अल्ट्रासाउंड में, मैंने भी प्रैक्टिस में 3-4 देख लिए अनफॉर्चुनेटली, इधर काफ़ी केस आते। तो पहली दफ़ा जब मैंने देखा तो वो क्लिनिशियन जो था, सर्जन हमारा बड़ा अच्छा, उसको क्लिनिकली वो लग रहा था। तो जब मैंने गूगल में इमेज देखा तो क्लासिक वही था। फिर उसके बाद जब मैंने एक केस देख लिया तो मैंने 3 केस खुद ही डायग्नोज़ किए। तो ये क्लासिक इसी तरह की इमेज होती है, आंट भी नहीं। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट। एमआरआई पे भी दिखा देते हैं, तो इसको गूगल में ना एमआरआई में भी देख लेना, लेकिन उसमें आपको वो सिजेरियन स्कार वगैरह इस तरह का कोई हिंट क्लू मिल जाए। डॉक्टर माहम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम। I am provided with various spot images of grayscale ultrasound, antenatal grayscale ultrasound of a fetus, in which I can appreciate that there is increased diameter of the skull bones, giving the appearance of scaphocephaly. There is no ventricular dilatation appreciated within the visualized part of brain and no ventricular dilatation seen. No abnormal echogenicity is appreciated. Within the provided images through the section of abdomen, I can appreciate that there are cystic structures appreciated on the within the bilateral likely renal areas, and I can appreciate within the provided images that there is oligohydramnios. In the third image, it is most likely a sagittal view of a skull showing the orbit. So, ऑर्बिट नहीं है, सर जो थर्ड इमेज ये ऊपर लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे वो ऑर्बिट है। ऑर्बिट नहीं है। अच्छा, so considering the findings of scaphocephaly and bilateral तो क्या दिखा रहे हैं, ऑर्बिट नहीं है तो क्या है? सर आगे सॉफ्ट टिश्यू है उसके और नेजल बोन मुझे नहीं इसमें अच्छी अप्रिशिएट हो रही, उसकी जगह पे सारा क्लेफ्ट पैलेट वगैरह इस तरह से तो नहीं आता। बेसिकली सर मैं ऑन द लाइंस ऑफ और सिस्टिक एरिया ऐसा स्कल के साथ हो तो क्या हो सकता सर सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है और ऑक्सीपिटल एनकेफ्लोसील हो सकती है, उसमें भी मैकल ग्रूबर, लेकिन उसमें पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल एनकेफ्लोसील होती है। ये सिस्टिक स्ट्रक्चर है एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक, तो इट इज मोस्ट लाइकली सिस्टिक हाइग्रोमा with autosomal recessive polycystic kidney disease. ठीक है, वो और आगे केस दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मल्टीपल सिस्ट है ना, आपको ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज में सिस्टें नजर नहीं आती हैं, कोजेनिक लार्ज कोई कोजेनिक होती है जी सर, ये मल्टीसिस्टिक मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक बायलैटरल with contralateral PUJ. ओलिगो हाइड्रोमियाज भी हो गया। तो अगर फिर आपको कोई स्कल में सिस्टिक एरिया मिलता है ना, तो उसका इंसेफेलोसील और मैकल ग्रुबर सिंड्रोम का कंसर्न रेज करता है। यहाँ स्कल में थोड़ा सा डिफेक्ट हो रही है, ये इमेज इतनी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी इमेज लगाएंगे, लेकिन इसका फाइनल पे ये मैकल मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक। हाँ, ये मैकल ग्रुबर सिंड्रोम है, तो कोई ठीक है सर, इंसेफेलोसील है और साथ ही मल्टीपल सिस्ट है, साथ ओलिगोहाइड्रोमियाज जी ठीक है सर, या थैंक यू फिर मैटरनल अल्फा बीटा प्रोटीन काफी रेज होता है। ठीक है। और काफी एसोसिएशंस होती हैं, लेकिन मेनली वो आपको मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी और उसके साथ दिखाते हैं, इंसेफेलोसील के साथ दिखाते हैं। बाकी भी एसोसिएशन है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है और डेंडी वॉल्कर भी साथ हो सकता है, लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, इसी की बहुत ज्यादा वो आ रही है डिस्टॉर्शन। और मैकल ग्रुबर सिंड्रोम था लास्ट वाला, ठीक है। अच्छा जी, कैंडिडेट 5। Assalamu alaikum, sir. I am provided with grayscale images, axial and longitudinal views of pelvis focused on the uterus, in which I can appreciate that there is a large hyperechoic
well-defined lesion in the adnexa. This there is no it is not showing it is showing internal calcific densities. However, no significant acoustic enhancement is noted. On there is no free fluid as well. On these particular images, I am considering this could be a dermoid cyst. However, I would like to view any further imaging if it has been done. Okay, so this is the CT abdomen contrast enhanced, in which I can appreciate there is a large abnormal density lesion noted posterior to the bladder. It has fat density as well as sir, it is adherent to the bowel. बावल तो नीचे है। Adjacent to the bowel. Sir, it is a dermoid. ये क्या है ये सारी चीज? Soft tissue density है, उसके अंदर there is a fat density. राउंड लिगामेंट भी लग रहा है इसके साथ, इधर से भी है। ये क्या चीज होगी? Ovarian dermoid. यूट्रस है, यूट्राइन लीजन है। Okay. ये यूट्रस के अंदर है। इधर भी अंडरफिल्ड ब्लैडर है, इसलिए आपको वो नहीं अप्रिशिएट हो रहा, लेकिन ये देखेंगे यहाँ भी ये सारा ये यूट्रस है। इट इज नॉट एडनेक्सल। Okay, sir. इधर भी ये राउंड लिगामेंट लाके लग रहा है इसका, इधर से ये एक और लिगामेंट आके इधर लग रहा है। तो अभी आपकी क्या कंक्लूजन होगी? और कोई Sir, कैल्सिफिकेशन नहीं है अंदर? Okay, sir, ये fatty degeneration of वो fibroid हो सकता है? लाइपोलियोमायोमा। Lipolium, okay. ठीक है, उसका बाकी जो मैनेजमेंट होती है वो उसकी तरह ही होती है, फाइब्रॉइड की तरह ही होती है, लेकिन ये फैट कंटेनिंग होता है। ठीक है, सर, इसकी ये उसी तरह से बना हुआ होता है, इसका लाइक स्ट्रक्चर लाइक नॉर्मल फाइब्रॉइड्स की तरह ही होता है। फाइब्रॉइड की तरह होता है, लेकिन इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए इसमें Okay. बाकी चीज। थैंक यू सर। तो अगर आपको Sir, एकोजेनिक, क्या अगर diagnosis फाइब्रॉइड होता इतना एकोजेनिक नहीं होता है? तो फाइब्रॉइड जी लाइपोलियोमायोमा। अगर फैट डेंसिटी लीजन आपको यूट्रस में आ रहा है जो कि उसके साथ एडेयर्ड है विद यूट्रस, तो उसको लाइपोलियोमायोमा। सर, मेरा एग्जाम इतना करीब है लेकिन अभी तक डायग्नोसिस नहीं बनते मुझसे। डायग्नोसिस ना भी बने, अप्रोच ज्यादा इम्पोर्टेंट। सर, इस वाले केस में वो मार्क दे देते? वो मैंने तो आपको डरमोइड गाइड बना करेगा, आपने बस वो यूट्रस वाला पकड़ना था। अगर यूट्रस पकड़ते हैं तो आपको दे देते, बेशक आप डायग्नोसिस में ना पूछते। इसमें भी आपको पास कर लेंगे, लेकिन गाइडेंस में जब आप आ जाए ना तो फिर सिर्फ पास पे अगर आप फिल्में करेंगे ना तो आपके आगे फिर, क्योंकि कुछ फिल्में ड्रॉप भी होती हैं तो चांस कम हो जाता है। ओके कोशिश सर। करें कि फाइंडिंग सर, खुद उसमें डर्मोइड प्लग नहीं था उसमें लेशन के अंदर जो नहीं, सीटी पे आप ये उसके अंदर वो था ना, यूट्राइन वॉल का लीजन है ये। डर्मोइड जो होता है वो यूट्रस की वॉल का नहीं, अलग होता है। डिफरेंशियल में डर्मोइड ही आएगा ना इसमें, पेल्विक लाइपोमा भी। मेरे पास वो नाम नहीं आ रहे, अगर कोई खुद से ले ले नेक्स्ट। ये मेरे एग्जाम में लगा था। नेक्स्ट
कोई भी अटेम्प्ट कर ले जिसकी बारी नहीं बारी नहीं। सर मेरी बारी थी, आई थिंक सो। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ना मुझे स्क्रीन पे केस 6 सिर्फ लगा हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 6 केस 6 लगा हुआ है, इमेज नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। अच्छा जी सर, केस 7 आ गया है, एक इमेज नहीं आ रहा। नंबर वाली स्लाइड है, इमेज वाली स्लाइड नहीं है, तो आप 6 से अगली स्लाइड लगाएं। अभी आ रही है? जी सर। सर आई एम प्रोवाइडेड विद MRT2 weighted images, coronal, sagittal, coronal, and axial slices of a female patient. Uh, left ovary is enlarged, and there is evidence of multiple tiny follicles in the periphery of the right ovary. Left ovary is mildly enlarged, and there is also evidence of multiple follicles in the periphery of the right ovary. Visualized images of the in the uterus in the visualized sections is unremarkable. Urinary bladder is unremarkable. Rest of the structures are unremarkable. On the basis of these imaging findings, my differential is polycystic ovarian disease, and second differential is लेफ्ट ओवेरियन टॉर्जन। सर लेफ्ट ओवरी है वो कंपैरेटिवली मोर enlarged है एज कम्पेयर टू राइट, तो मैं दोनों डिफरेंशियल्स रखना चाहूंगी, ओवेरियन टॉर्जन, और फिर मैं इसको नेक्स्ट चेक करना चाहूंगी इसकी ट्विस्टिंग ऑफ राइट का मैं साइज कंपेयर करना चाहूंगी, और लेफ्ट में मैं वेस्कुलैरिटी को चेक करना चाहूंगी। अल्ट्रासाउंड वगैरह और ये अल्ट्रासाउंड। सर ये ट्विस्टेड पेडिकल नजर आ रहा है लेफ्ट ओवरी का, हम्म, और वेजल्स, और ये हमारे पास फिर लेफ्ट ओवेरियन टॉर्जन है। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम में MRI लेके आते हैं टॉर्जन का, ओवेरियन टॉर्जन का। तो उसमें ट्विस्टेड ओवरी, enlarged ovary with peripheral follicles fluid, ठीक है। सर्जिकल इमरजेंसी अर्जेंट गायनेकोलॉजिस्ट को हमें वो इन्वॉल्व करने। सर अगर दोनों ही एनलार्ज होती हैं फिर ज्यादातर चांसेस यही थे कि हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की तरफ इसको करते हैं या पीसीओस की तरफ करते हैं। पीसीओस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में तो वो सेप्टेटेड टाइप बायलैटरल ओवरी मिलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? डॉक्टर आयशा। Yes, sir. These are color, Doppler and grayscale images. Sir, ये एरिया मुझे नहीं समझ आ रहा ये बिल्कुल स्वेलिंग भी। थी इसको लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में swelling थी. Okay, sir. This is a color Doppler and grayscale image of lower limb. There is a well-defined ovoid hypoechoic lesion noted in the subcutaneous region between the muscles, and it is showing uh, flow on color Doppler images. On the basis of these imaging findings, I would like to keep the differentials of a lesion in the muscle plane. It could be a small neurofibroma or other differential. It is not very echogenic और बहुत ज़्यादा vascularity increase नहीं है, लेकिन I would keep the differential of a hemangioma. इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में लीजन्स जो हैं इसमें वेस्कुलैरिटी है तो हम कोई हीमाटोमा वगैरह नहीं रखेंगे, वेल डिफाइंड है, कोई वेस्कुलैरिटी है, हाइपोइकोइक भी नहीं है, एनीकोइक भी नहीं है, तो कोई सिस्टिक भी नहीं है, कोई एब्सेस फॉर्मेशन भी नहीं है, तो उसमें वो हाइपोइकोइक है, उसके अंदर इंटरनल एकोज आते हैं और इस तरह ब्लड फ्लो नहीं आता। तो मेरे पास ज़्यादातर ये कोई सॉफ्ट टिश्यू मैस ही है, इंट्रामस्कुलर होगा, तो डिफरेंशियल्स यही होंगे, न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है या फिर दूसरा कोई हेमेंजियोमा हो सकता है, सही, गुड। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा इकोजेनिक होगा। इसमें क्या दिखा रहा है?
सर इसमें ये मसल्स नहीं सर, ये वाला नहीं इमेज समझ आ रहा। इसके अंदर नॉर्मल ये नर्व का फेसिकल्स, नर्व्स के फेसिकल्स हैं। नर्व्स के फेसिकल्स है, नॉर्मल अपीयरेंस। ओके। फिर आप और देखेंगे इसमें क्लासिक इमेज होता है न्यूरोफाइब्रोमा या श्वानोमा का, उसमें नर्व में अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, ये सर इसमें ये टेल वो जो फैट स्प्लिट साइन होता है, थोड़ा सा वैसा स्प्लिट साइन आ रहा है। और इस तरह का ना स्पंजी फॉर्म डायलेटेड वो होती है इसकी जो शेप है, ये सर डंबल शेप कह लें या क्या शेप, इसकी स्पेसिफिक इसी तरह की शेप है। फिर साथ ठीक है आपको सर, इसके आगे नर्व भी एग्जिटिंग में कंटिन्यू करते हुए। में नजर आ जाती है। ठीक है, ठीक है। और ये तो सर एक्सियल फर्दर इसमें में हम कहेंगे कि NF1 का हम वर्कअप करवाएंगे फॉर देखने के लिए, या सॉलिटरी है तो उसकी बेसिस पे हम फर्दर कुछ नहीं करवाएंगे अगर तो पेशेंट पहले को तो सिम्टम। इसको डायग्नोसिस करने के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट मेरे ख्याल से वो कराते हैं, ओके सर, इसके ठीक अलावा है। फर्दर MR करा के कंफर्म कर लें रादर देन कि इसमें ही डायग्नोसिस करनी। ठीक और है फिर सर, अगर आपको वो मिल जाता है तो फिर उसकी मल्टीसिटी और वो सारी चीजें, फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक। ठीक है नर्व को, ठीक है सर। जी। मेरे पास नाम चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, एक मिनट। डॉक्टर सुंबल रिजवान। सर मैंने इससे पिछला केस लिया था वैसे। दिया था। नेक्स्ट अगर किसी जी हैंड रेज में कोई रहता है तो वो अटेम्प्ट कर ले। सर, रहता कोई नहीं है, फरीहा और कैंडिडेट 5 रिपीट होंगे, मैं ले लेती हूँ ये। अच्छा जी। Sir, I'm provided with grayscale images of abdomen, a high resolution ultrasound image of abdomen showing spleen and left kidney. There is evidence of multilobulated cystic structure between the spleen and adjacent to the left kidney and spleen. सर मल्टीलोबुलेटेड है, मल्टीसिस्टेटिक सिस्टिक है, सेप्टी है एंड हाइपोइकोइक है, elongated है. And on the basis of these imaging findings, my differential is a cystic lesion between on adjacent to the left kidney. सर इसमें कलर फ्लो डालेंगे, अगर इसमें कलर फ्लो आएगा तो ये हम एवीएम कहेंगे, अगर कलर फ्लो नहीं आएगा तो इसको हम लिम्फेंजियोमा कहेंगे. लिम्फेंजियोमा का डिफरेंशियल रखना चाहूंगी मैं, सिस्टिक मल्टीलोब्यूलेटेड सेप्टेटेड. Sir, I am provided with a CT scan image axial slices. There is evidence of a large hypoattenuating lesion in the paranephric space around the left kidney. Sir, large है, no pressure effects on the kidney and mild displacing the bowel interiorly, but sir pressure effects नहीं कर रहा, large hypodense है, multiseptated है, मल्टीलोक्यूलेटेड है और सर बॉर्डर जो है वो वेल डिफाइंड है, सराउंडिंग कोई इन्फ्लेमेटरी स्ट्रैंडिंग नहीं है, नो कैल्सिफिकेशन इन इट, नो कैविटेशन, नो एयर, और ऑन एंड it is adjacent to the aorta also. On the basis of these imaging findings, my diagnosis in this patient is in lymphangioma, abdominal lymphangioma, retroperitoneal lymphangioma. ये सही। नेक्स्ट। जी सर, सर प्रोवाइड इसमें मेरा करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर ये रेट्रोपेरिटोनियल है तो इसका एओर्टा पे कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं है? अक्सर रेट्रोपेरिटोनियल लीजन्स में एओर्टा की कोई ना कोई अपलिफ्टिंग या कोई कंप्रेशन, कोई इस तरह की कोई ना कोई चीज मिलती नहीं है हमें। लिम्फेंजियोमा है ना, लिम्फेंजियोमा का ये करेक्टरिस्टिक, ये कुछ मैस इफेक्ट नहीं करता, इसकी वॉल नहीं होती, दो चीजें इसकी। ठीक है। स्क्लीरोथेरेपी कर सकते हैं इसके लिए, और ये बिल्कुल जेली लाइक होता है। चलिए
सिम्टोमेटिक है तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। जी सर, ultrasound grayscale images intrauterine of fetus. I can see there are multiple fractures noted in the long bones of the fetus. सर A B C D सब में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। सर पहले वाले इमेज में सर ये रिब फ्रैक्चर्स दिखाए हुए हैं चेस्ट में सर, और द Leica amount is normal. On the basis of these findings, my differential would include the case of osteogenesis imperfecta. ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कैसे मल्टीपल फ्रैक्चर्स दिखाए, साथ कंप्रेशन डिफॉर्मेशन होती है स्कल। नेक्स्ट सर मैं ट्राई कर लूँ। I am provided with antenatal ultrasound focused on the fetal abdomen, in which I can appreciate there are bilateral enlarged echogenic kidneys. I can on these particular images, I cannot comment on the oligo. However, I would like to know the AFI. So on the basis of these particular images, my diagnosis is autosomal recessive polycystic kidney disease. I would like to look at the status of the liver postnatally. ठीक है, एकोजेनिक एनलार्ज्ड किडनीज हैं, ओलिगोहाइड्रोमियाज है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉली किडनी डिजीज है। जो आप Yes, लोग sir. कह रहे थे उसमें आपको जो सिस्ट है वो अलग से नजर नहीं आती, एनलार्ज्ड एकोजेनिक किडनीज मिलती हैं वायलेंट, और लिवर में उसकी एसोसिएशन है। नेक्स्ट जो भी खुद ही ले लें। सर ये वाला मैं अटेम्प्ट कर लूँ। जी जी I am provided with the multiple section of the antenatal scan, in which I can appreciate there is the ventriculomegaly is appreciated in large ventricle in the skull section. I can appreciate there is a soft tissue edema is also noted, and I can also appreciate the fetal ascites are also noted, and I cannot appreciate any lung section in these images. However, soft tissues where anasarca is present and ventriculomegaly and ascites is present. On the basis of these imaging finding, my diagnosis is hydrops fetalis. हाइड्रोफिटेलस किस बेस पे? सर मुझे लग रहा था कि सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आ रही है और वेंट्रिकुलोमेगैली है, और असाइटिस मुझे थर्ड सेक्शन में असाइटिस वाला इमेज लगा था, या ये सर एमनियोटिक फ्लूइड ही पड़ा हुआ है? फ्लूइड है। अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक हो गया सर। फिर मैं इसका एक सेकेंड दोबारा इसको फर्दर रिव्यू करती हूँ। सर वेंट्रिकुलर सिस्टम में तो हमारे पास ना सेप्टम पेलोसिडम नहीं है, और हमारे पास सिंगल वेंट्रिकुलर सिस्टम है, और सर ये स्पाइन में पीछे आ रही है, डिफेक्ट आ रहा है। तो हाइड्रोसेफलस और साथ स्पाइनल में भी हाँ स्पाइना, और यहाँ एक जी डिफ्यूजन है, माइलोमेनिंजियोसील टाइप। जी जी। आप इसमें फिट करेंगे? सर माइलोमेनिंजियोसील विद हाइड्रोसेफलस अगर आ रहा हो तो फिर तो सर हम उसको कैरी टू मेलफॉर्मेशन की तरफ भी तो जा सकते हैं। तो ये कैरी टू मालफॉर्मेशन। ओके। नेक्स्ट कौन लेगा?
सर मैं ले लूँ ये? I am provided with grayscale ultrasound images of a patient in which of a pelvis in which I can appreciate uterus is normal in size and there is abnormal heterogeneous having heterogeneous echogenicity is noted, which is most likely in the cervical region, and it is also pushing the endocervical canal anteriorly. And I cannot I want to see the other images as well to see the bilateral adnexa. However, I will next go for the MRI of this patient for to further characterize the lesion. मुझे इस पे ऐसा लग रहा है कि ये cervical fibroid है large. सर्वाइकल क्यों कह रही है? सर जो फर्स्ट इमेज है देखिए यूट्रस आ रहा है उसके बाद वो खत्म हो रहा है तो फिर वो नीचे से अराइज कर रहा है इसलिए मुझे लग रहा है ये. तो सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स कहाँ से रहे इससे? हाँ लेकिन वो यूट्रस से करते हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे यूट्रस खत्म हो गई नीचे सर्वाइकल रीजन आ रहा है. लोअर सिरोजल फाइब्रॉइड है, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट से है ये. ठीक है, और इसके एक्ोजेनेसिटी देखें तो थोड़ा सा हाइपरिकोइक एरियाज में है लेकिन प्रीडोमिनेटली हाइपो है. तो लाइपो में देखें बिल्कुल फैट डेंसिटी आ रही थी, एक्ोजेनेसिटी आ रही. तो ये सब सिरोजल फाइब्रॉइड एनलार्ज्ड. अच्छा जी नेक्स्ट. सर मैं बताऊं? जी. Okay, I am provided with antenatal scan at the वहीं थे head level. म्यूट कर लें जो. There is absence of posterior fossa and cerebellum, and the fourth ventricle is enlarged, and skull is lemon shaped, and it is making this absence of cerebellum, and fourth ventricle enlargement is and absence of cerebellar vermis is making banana sign. Next, I will look also for any spine pathology, and will rate for Dandy Walker malformation. बनाना साइन आपने क्यों बना दिया इसको? डायग्नोसिस से ही होता है सारा कुछ. बनाना साइन क्या होता है? सर जिसमें पीछे जो है ना वो हमें सर उसमें सेरिबेलम का हाइपोप्लेजिया होता है, वर्मियन हाइपोप्लेजिया होता है और सेरिबेलम जो है वो स्मॉल साइज होता है. उसमें ये होता है कि आपका वो पोस्टीरियर फोसा बहुत शैलो होता है. शैलो की वजह से वो कंप्रेस होकर बनाना शेप बना होता है. इसमें तो पूरा हाइपोप्लास्टिक है, नजर नहीं आ रहा. सिस्टिक एरिया जो आगे फोर्थ वेंट्रिकल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है. बाकी सर तो बनाना और लेमन जो है वो कैरी मेल्फॉर्मेशन में नहीं बनते. हाँ क्यारी में बनता है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ. हाइपोप्लास्टिक पोस्टीरियर फोसा होता है, इसमें सिस्टिक एरिया है पोस्टीरियर फोसा में. दोनों पैथोलॉजीज अलग है. ठीक है, तो इसमें बनाना का साइन नहीं है. बनाना साइन और लेमन साइन क्यारी टू मालफॉर्मेशन में. उसमें लेमन शेप्ड इस तरह का स्केल होता है. फिर पोस्टीरियर फोसा इतना छोटा होता है कि सेरिबेलम हाइपोप्लास्टिक और कंप्रेस होकर इस तरह का बन गया होता है. ये इसको बनाना साइन कहते हैं. सेरिबेलम को बनाना साइन कहते हैं और जो शेप ऑफ द स्कल है उसको लेमन साइन. सर ये डंडी वॉकर है. ये डंडी वॉकर मालफॉर्मेशन का क्लासिक केस है. इसी तरह आपको हाइपोप्लास्टिक आएगा. ये देखें ना, ये सेक्शन है पोस्टीरियर फोसा का. इधर आपको नॉर्मली सेरिबेलम नजर आता है. सेरिबेलम नजर नहीं आ रहा, सिस्टिक एरिया आ रहा है जो आगे फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. एक्सक्यूज मी जी सर. ये जो आगे आप सेकंड वाला पिक्चर के आगे एक थोड़ा सा लोबुलेटेड स्ट्रक्चर निकल रहा है, वो प्रोबोस्किस लग रहा था. वो कंफर्म नहीं, उसमें कंफर्म नहीं है. अब आप लेकिन है ना आगे जैसे कॉर्ड होता है लेकिन मतलब डोमेन होता है ना, सिमिलरली वैसा आगे स्ट्रक्चर निकल रहा है ट्यूबुलर सा. लेकिन वो दिखाएंगे तो स्कल का व्यू थोड़ा बेहतर दिखाएंगे. इस पे आप कंसर्न रेज कर सकती हैं. आई वुड लाइक टू सी अदर इमेजेस टू रूल आउट. फिर साथ इसके बाकी एसोसिएशन भी देख. अच्छा जी नेक्स्ट.
सर मैं कर लूँ? जी It's a spot image of barium enema series showing contrast opacification of rectum, sigmoid colon, descending colon up to the splenic flexure and distal 1/3 of transverse colon. I can appreciate that there is evidence of normal caliber of bowel loops in the visualized segment with normal haustra. I can appreciate that there is a short segment luminal navel at the end of this segment with non-opacification of rest of the large bowel in current study. There is of claw sign with claw sign from. I would like to relate with the other images of enema series to see whether this appearance is consistent or not. Keeping in view these imaging findings, my diagnosis is possibility of intussusception, colic intussusception in this region. Other possible differential includes possibility of mass lesion, most likely benign etiology. Further, I would like to advise contrast enhanced CT scan and ultrasound correlation. ठीक है, क्या आपने इसको फाइनल किया डायग्नोसिस? सर ये क्लॉ साइन बन रहा है ना, तो ये फिर मैंने इंटरसेप्शन किया है। सही है, तो इंटरसेप्शन है, बच्चा है, तो इस पे हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस होगी। सर इंटरसेप्शन अगर है तो फिर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कोई वायबिलिटी ऑफ गट ठीक है या नहीं। इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और विस्कुलरिटी चेक करने की कोशिश करेंगे और कंट्रास्ट इनहैंस सीटी स्कैन करेंगे और इसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं ये चेक करेंगे बाय एनीमा टेक्निक। ठीक है, रूल ऑफ 3। सर रूल ऑफ 3 ये होता है कि हम जो इंटरसेप्शन है वो हम खुद रेडियोलॉजिकली एनीमा से ट्रीट कर सकते हैं अगर कर सकते हैं और 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं और 2 अटेम्प्ट्स के दरमियान में जो गैप है वो भी सर इसमें 3 वो फैक्टर्स होते हैं कि 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं और 3 सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कोई और बता दे रूल ऑफ 3। सर 3 अटेम्प्ट्स और 3 मिनट्स का गैप सर। और 3 फीट टेबल हाइट होती है और 120 mm AG प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसमें ये एंड सर 1 अटेम्प्ट फॉर 3 मिनट भी है। हाँ ये भी 1 attempt for 3 minutes, 3 minute gap and 3 attempts. और इसमें एक्सरे भी लगाते हैं, एक्सरे में भी ये मेनिस्कस साइन आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट केस ये कौन लेगा? सर मैं ट्राई कर लूं? सर किसी और ने लेना या मैं ट्राई कर लूं? कर लें आप। Okay, I am provided with multi-sequential images of MRI abdomen in which I can appreciate there is absent right kidney and there is compensatory hypertrophy of the left kidney. In addition, I can see that 2 horns of the uterus are seen widely separated with hyper intense collection in the right endometrial cavity. This is these findings, constant findings are of a syndrome in which there is ipsilateral agenesis and hematometrocolpus due to vaginal septum.
in a uterine diadelphys. So सर नाम उसका हॉस्टर कस्टर समथिंग सर ओवीरा सिंड्रोम। ओवेरा सिंड्रोम। ये नोटेशंस कौन करता है? बच्चे करते हैं, लाइनें लगाते हैं। एक मिनट में इसको ब्लॉक करना। तो इसके करेक्टर ये रेडियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। इसमें 2 यूट्रस, 2 सर्विक्स, 2 वेजाइना होती है। एक यूट्रस जो होता है उसमें हेमेटोकोल्पोस होता है और 7 कॉन्जेनिटल आपको रीनल एनॉमली मिलती है, ज्यादातर रीनल एजेंसी। इसमें लेफ्ट हाइपरट्रॉफीड है, राइट किडनी नहीं है। 2 यूट्रस हैं, 2 सर्विसेज है और यहाँ देखें, यहाँ ब्लॉकेज है जिसकी वजह से सिस्टिक एरिया आ रहा है, फ्लूइड कंटेनिंग हेमेटोकोल्पोस। इसकी डायग्नोसिस है ओवीरा सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई ले ले, आवाज आ रही? सर मैं ले लूँ? हाँ ले। Sir, I am provided with a spot image of fluoroscopic study of hysterosalpingiography. Hysterosalpingiograph contrast is given through the vagina. Contrast is specifying the uterus, fallopian tubes, and there is free spill of contrast in from both fallopian tubes. There is evidence of multiple small outpouchings from the uterine cavity and small, well-defined outpouchings of the uterine cavity. However, fallopian tubes and a spill of contrast is positive. So, on the basis of the visualized bones appears unremarkable. On the basis of these imaging findings, my diagnosis in this patient is adenomyosis, sir. सर बिल्कुल minute सी हैं। सर कुछ और भी है इसमें? नहीं, एडिनोमायोसिस ही है। एडिनोमायोसिस और एडिनोमायोमा में क्या फर्क होता है? सर एडिनोमायोमा, मायोसिस तो सर सर अगर फोकल होगा तो उसको मायोमा कहेंगे और अगर डिफ्यूज होगा तो उसको मायोसिस कहेंगे। अल्ट्रासाउंड में एडिनोमायोमा और लियोमायोमा को कैसे डिफरेंशिएट? सर जंक्शनल जोन की वाइडनिंग से। और सर जो एडिनोमायोमा तो सर होगा ना एंडोमेट्रियम का होगा और फाइब्रोइड तो हाइपो होगा। एडिनोमायोमा आपने कहा फोकल होता है तो वो तो उसको मिमिक कर सकते हैं। जी सर मिमिक कर सकता है। तो जी सर मिमिक कर सकता है, एक जैसे लगेंगे। तो कौन से फीचर्स अल्ट्रासाउंड में गए हैं जो? सर पोलिप और फाइब्रोइड के पता है? सर सूडो कैप्सूल। हाँ, और मुझे नहीं आते हो। सूडो कैप्सूल एक तो वो ज्यादा इनडिस्टिंक्ट होता है, वो ज्यादा डिस्टिंक्ट होता है फाइब्रॉइड जो होता है। दूसरा, इसमें डॉपलर में आपको इसमें टॉर्चरस वेसल्स इसमें नजर आएंगी और जो फाइब्रॉइड है उसमें आपको फीडिंग वेसल मिल सकती है लेकिन टॉर्चरस ऐसी वेसल नहीं मिलती। तो ये अल्ट्रासाउंड में ये अपीयरेंस आपको एडिनोमायोमा और उसके दरमियान ये वाइवा सर में प्लीज ये वेसल का डिफरेंस बताइएगा दोबारा। आप डॉपलर डालती है ना, एडिनोमायोमा अगर है तो उसमें टॉर्चरस वेस्कुलरिटी या वेसल्स उसके इर्द गिर्द निकलते हुए नजर आती हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा इल डिफाइंड सा होता है। जो एडिनो वो फाइब्रॉइड होता है वो वेल डिफाइंड होता है
और उसमें डॉपलर में आपको शायद फीडिंग वेसल जो अंदर एक वो आती है वो नज़र आ सकती है, लेकिन और वो ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है। ये 2 डिफरेंसेस होती हैं, ये उसका वाइवा क्वेश्चन है। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट। सर मैं बताऊं? जी I'm provided with the ultrasound image of the female pelvis, in which I can appreciate that anechoic cystic lesion is noted in the left adnexa with the incomplete septation sign, producing a cobweb sign. In these imaging findings, my likely diagnosis would be hydrosalpinx. Further, I would like to see the left ovary. I cannot see in these images. तो कंक्लूजन कंक्लूजन ब्लॉक्ड लेफ्ट ट्यूब हो सकती है विद हाइड्रोसाल्पिंग्स। फर्दर एचएसजी करके देख लेंगे सर ब्लॉक्ड है या नहीं है। इनकम्प्लीट सेपरेशन साइन जो होता है वो हाइड्रोसल्फिंग्स और कॉकविल अपीयरेंस जो होती है वो हाइड्रोसल्फिंग की। नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया, अपने टर्न से ले लें, मेरे पास नाम है। सर मैं ट्राई कर लूँ। ले लें। I'm provided with transabdominal ultrasound images, grayscale and Doppler of both ovaries, along with CT scan axial image of the pelvis, contrast in hair. In the ultrasound images, I can appreciate that both ovaries are enlarged with enlarged follicles in it of variable sizes. Vascularity is preserved. I cannot appreciate any central echogenic stroma. On the CT images, I can again appreciate bilateral enlarged ovaries with internal follicles and ascites. If there is a history of a hormonal intake, hormonal treatment, it could be ovarian hyperstimulation syndrome. However, I would like to see uterus ठीक है, to exclude thecal lutein cysts. एसआईटीज है बायलैटरल, ये सिस्टिक टाइप ऑफ एरियाज नजर आ रहे हैं इन बोथ ओवरीज और काफी मार्क्ड एसआईटीज है। ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में इस तरह की अपीयरेंस होती है इमेजिंग। जो पहले कह रहे थे ना कि फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स के ज्यादा ये सिस्टिक आपको इनलार्ज्ड मिलती है और मल्टीपल सिस्ट नजर आ जाती है और वेरिएबल साइजेस नजर आ रही है। उस तरह के फॉलिकल्स नहीं है, ये सिस्ट है और वेरिएबल साइज, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं और बायोलेटरल है। उसमें तो वेल डिफाइंड फॉलिकल्स थे, इसके साथ एसोसिएटेड एसाइटीज भी होती है, प्लूरल इफ्यूजन भी होती है। तो फिर इसके साथ हमें वो ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल थेरेपी उसकी हिस्ट्री के साथ को रिलेशन करना पड़ेगा और पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकता है और ये भी टॉर्जन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में टॉर्जन भी होती है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उसकी सिस्ट छोटी होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं, साथ कोई एसाइटीज नहीं होगी और से ये थीका ल्यूटिन सिस्ट भी इस तरह आ सकती है। अच्छा जी, ख्याल से ये लास्ट केस है, ठीक है। मैं ले लूं? जी जी ले। Sir, I'm provided with one of the image grayscale of antenatal scan in which I can appreciate that there is a bulging eye appearance of the
fetus with non-visualization of the skull vault and the brain tissue. So this is a case of anencephaly. So next, I would like to look at the whole of the fetus to look for the other associated abnormalities like omphalocele or any spinal abnormalities or congenital diaphragmatic hernia. Sir, it is incompatible with life. I would inform the referring physician and counsel the patient. ठीक है। तो जब भी आपके पास ये स्टेशन है ना, ये वुमेन इमेजिंग वाला, तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि ये अच्छा स्कोरिंग आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी लिमिटेड वो है चीज़ें। कुछ ऐसा भी आपके एग्जाम में हो सकता है, पीड्स भी इसमें आता है। पीड्स की हमने जो चीज़ें ज़्यादातर उसी में कवर कर दी, जैसे जीआईटी में हमने काफ़ी पीड्स के देख लिए थे केसेस, तो वो उसमें भी दिखा सकते हैं, जीआईटी में भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने एनल एट्रीजिया या हर्शस्प्रंग्स किया था, वो इसमें भी दिखा सकते हैं। लेकिन ये स्टेशन जो होता है एमएसके के साथ होता है, एमएसके जनरली मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये कंपैरेटिवली अगर आप इसको सही तैयार करके जाए ना तो ये ईजी होता है। इसमें बहुत ही यानी गिनी चुनी चीज़ें, वुमेन इमेजिंग में तो बहुत सिंपल चीज़ें आती हैं। एंडोमेट्रियोमा, एडिनोमायोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ठीक है, या ओवेरियन कैंसर देंगे या एंडोमेट्रियल कैंसर देंगे या सर्वाइकल कैंसर देंगे। इसके अलावा गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज दे सकते हैं। मोटी मोटी इसमें यही चीज़ें आती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर दिखाएंगे बायरेट्स 4 दिखाएंगे। उसके अलावा हो सकता है कोई फाइब्रोएडिनोमा दिखा दें, कोई फिलाडेस ट्यूमर दिखा दें, लेकिन कॉमन चीज़ें आती हैं ब्रेस्ट इमेजिंग में भी। एमआरआई को देख लेना, टिपिकल एमआरआई में वो जो कर्व होते हैं मैलिग्नेंट के बिनाइन के, वो 2 कर्व्स, इससे ज़्यादा डिटेल में एमआरआई आपसे नहीं पूछते, वो आ जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड में ये जो ऑब्स इमेजिंग होती है, इसमें जो मोटी मोटी कंडीशन जितनी भी हैं, एनेंसेफेली हो गया, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वो नहीं दिखाया, ओम्फेलोसील नहीं दिखाया, गैस्ट्रोस्किसिस, ओम्फेलोसील, ये चीज़ें आती हैं। तो ये स्टेशन आपके लिए हाई स्कोर का है। अगर इसमें आप स्कोर करेंगे तो दूसरे वाइवा का थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है ना, अगर आपका खुदा ना खास्ता मस्कुलोस्केलेटल में कुछ नीचे भी हो गया तो वो आपको कंपनसेट कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, और इसमें सबसे अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं, और जितने आप ज़्यादा ईज लेंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा है। सर मेरा क्वेश्चन है। हम्म, हेलो जी जी। सर वो ये पूछना था कि जैसे हर स्टेशन अलग से पास करना जरूरी है, या अगर आपके एक दो मतलब कि जैसे फर्ज करें एमएस के खराब हुआ है तो दूसरे का स्कोर उसको बैलेंस कर सकता है, ऐसा कुछ है, या फिर हर अलग से पास करना जरूरी है? कर सकता है। ये जो 2-2-7 है ना, एक वो जो टेबल है, उसमें एक स्टेशन अच्छा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हर केस अच्छा आपने, हर फिल्म आपके तकरीबन कितने होते हैं, 43 फिल्म, कितनी फिल्म होती हैं, 14, 28 और 42 होती हैं। 42 फिल्म की 42 को आपने अलग तरीके से वो करना है, डील करना है। अच्छा मतलब कलेक्टिवली पास के लिए ऐसा नहीं है कि एमएसके के इस भी अच्छा हो, उसका अलग से 60% हो, उसका अलग से 60, मतलब कंबाइंड 60% हो, ऐसे करेंगे? हाँ, हर स्टेशन, आल्दो जो रूल है ना उसमें ये है कि हर स्टेशन को आपने पास करना है, लेकिन स्टेशन में 2 सिस्टम्स होते हैं। अभी एमएसके और ये 7 होता है पीड्स को, तो इनको कंबाइन करके बनता है, इस तरह है। लेकिन कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपने हर इमेज एंड तक आपने, कभी इतना बुरा बुरा वाइवा भी गया होता है ना, लेकिन एंड में वो शायद कुछ डिस्कशन करते हैं एग्जामिनर्स, और उसमें भी आपके यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी और ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे है आपकी परफॉर्मेंस है बाकी कैंडिडेट्स की भी, तो उसमें भी आपको पास या वो कर सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी इमेजेस आपके पास आ रही है ना 42, हर इमेज को आप वो करें। लेकिन ये है कि आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी जो आपको फेल कर दे, जो मैं आपको बार बार बताता रहूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे मैंने कहा था कोलैप्स मिस किया, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन, कोई एन्यूरिज्म, थ्रोम्बोसिस, ये मिस किया ना, तो ये क्रिटिकल फाइंडिंग्स आपने मिस नहीं करनी। क्रिटिकल फाइंडिंग्स को आप एक दफ़ा अपने जहन में वो लेके जाएं। और दूसरी अप्रोच
मेन चीज वो आपको अप्रोच और सेफ रेडियोलॉजिस्ट चेक करते हैं। बाकी कुछ सर लोगों का, हाँ जी, सर आप क्रिटिकल चीज़ों की लिस्ट भेज देंगे ग्रुप में काइंडली सर? हाँ वो मेरे पास शायद वो है, स्क्रीनशॉट है, वो मैं भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमसे वो पूछ रहे हो कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, और हमें अभी वो प्रॉपर अप्रोच ना आ रही हो, हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग वाइवा के इन माय रूटीन प्रैक्टिस आई वुड डिस्कस दिस विद माय सीनियर कोलीग, या वो नहीं कहना? हाँ, ये सेफ अच्छा आंसर है। अगर आपको वो समझ नहीं आ रही तो आप इवन ये भी कह सकते हैं कि आई विल नेट से? अपने अपने उसके साथ, कोलीग्स के साथ डिस्कस करूंगी, नेट पे देख। ओके सर। और सर जो व्हाट नेक्स्ट है ना, उसमें बाजूकात इंटरवेंशन ज्यादा टॉप पे पहले आ रहा होता है कि पहले हम इसको ड्रेन करेंगे, उसके बाद आगे जाके ईआरसीपी करेंगे। तो ऐसे ही चलना चाहिए ना, बजाय कि पहले हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बताएं बीच में, चाहे तो क्योंकि वो स्टेप तो मिस नहीं होना चाहिए। नो डाउट वो हमारा नहीं है मैनेजमेंट का, स्टिल हमें वही बताना पड़ेगा ना। यानी आपको मैनेजमेंट क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट, आजकल क्लिनिकल रेडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, FRCR तो टोटल इस तरह है। लेकिन नेक्स्ट में आपने ये भी देखना है कि आपका एग्जामिनर किस माइंड का है। कुछ एग्जामिनर जो अच्छा। है वो, पाकिस्तान की प्रैक्टिस ये है ना कि आप ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, उस पे ही अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो आप नेक्स्ट नहीं कराते, CT MRI नहीं कराते। अगर आपको डायग्नोसिस डेफिनेट आ रही है, CT पे डेफिनेट आ रही है, तो MR पे नहीं जाते। तो वो फिर प्रैक्टिसेस थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो आपने वो देखना है। अगर आप लोगों ने ब्रिगेडियर सलीम का सेशन किया ना, या ब्रिगेडियर सलीम आपके एग्जामिनर आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि यार, अगर आप कोई महंगी इन्वेस्टिगेशंस तब कंसिडर करें जब डायग्नोसिस आ रही है। इवन वो एक्सरे में वो कह रहे थे कि वो था ट्यूबरकुलस, उसका था स्पाइन का। MRI वो कह रहे थे ज़रूरत नहीं। मतलब ये है कि अगर एक दफा वो मना कर दे स्टेशन, फिर आप समझ जाएं कि ये बंदा इस माइंड का, तो आपने इसको नेक्स्ट कंजर्वेटिव रखना है हाँ इन्वेस्टिगेशन। हाँ हाँ, तब आपने कैसे सेफ प्ले करके देखना है, एग्जामिनर मुझसे क्या चाहता है। ये सारी बड़ी ट्रिकी एग्जाम होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो। मैंने पहले भी बताया था, हमारे साथ डॉक्टर मरियम ज़ेबा थी, वो टेलीग्राम में शायद आप लोग उनको फॉलो भी करते होंगे। वो कितनी ब्रिलियंट है, वो हमारे अटेम्प्ट में पास हुई है, हमसे बहुत सीनियर है। और जब वो पास हुई तो बहुत ज़बरदस्त उसका वैभव हुआ था, क्योंकि वो पहले भी बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उन्होंने बहुत तैयारी की। अब डॉक्टर नईम बेचारे, वो अभी तक मेरे ख्याल से उनका नहीं हुआ। और भी ऐसे हमारे कोलीग्स हैं इधर ही, कुछ ऐसे कोलीग है, मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो मुझे उनसे गाइडेंस लेता था, वो अभी तक बेचारों का पास नहीं हुआ। कुछ लोग मेरे ग्रुप में भी है। तो ये सारा लक और अप्रोच पे होता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे। सर आवाज आ रही है? जी जी पूछे। सर इस तरह से है कि जो टीबी बॉडी के बाकी पार्ट्स में, जैसे HSG में हमें लग रहा है कि ट्यूबरकुलस इटियोलॉजी है या टेस्टिकुलर है या कोई भी कहीं भी, तो उसमें हम फर्दर प्रोसीड करने के लिए यही कहेंगे कि हमने क्या? जीन एक्सपर्ट कराना है और साथ में एक्सरे चेस्ट भी हम एडवाइस करेंगे। इसकी फर्दर किस तरह हम प्रोसीड करेंगे? हाँ, चेस्ट एक्सरे भी कराएं और साथ जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी करें टीवी में। जिस तरह सर हम एक्सरे चेस्ट में कहते हैं कि हम उसका कोई कांटेक्ट देखेंगे किसी ट्यूबरकुलस वाले पेशेंट के साथ हो, तो हम उसी तरह मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स को भी देखेंगे, चाहे वो पॉट्स डिजीज हो। बिल्कुल इसी तरह। जी ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग उधर वो कर दें, कोई क्वेश्चन है तो। जिनका मंडे को पेपर है वो ज़्यादा पढ़ाई ना करें, संडे को थोड़ा दिमाग को फ्रेश करें, सर जो हमारी जितना सर आपने जो हमारी पढ़ा। टेबल्स होती हैं, जी जी। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सर मैं पूछ रही थी कि जो हमारी टेबल्स होती हैं वो, उसमें हमारे पास चेस्ट के साथ CNS होता है और GIT GU का एक टेबल होता है। हाँ, GIT-G होता है, चेस्ट CNS होता है, और MSK ओके। और ये मिसलेनियस होता है। और मिसलेनियस में ही पीड्स का भी सेक्शन उसी में इंक्लूड होता है। वुमेन इमेजिंग, पीड्स ये उसमें होता है, और जो मेल इमेजिंग होती है ना, जिसमें प्रोस्टेट वाले आते हैं, वो that- GU में आते हैं। वो GU में आते हैं। ठीक। जैसे लास्ट क्वेश्चन सर, कितने आवर्स पहले पढ़ना छोड़ दें, मतलब कि 8 घंटे तो चलो नींद स्लीप के लगाए ना, उससे कितने और पहले? उससे शाम को आप बेशक पढ़ाई ना करें शाम को। ओके, मतलब कि आफ्टर 6-7 PM और 5 PM। ठीक है।
और अगर देखना भी है तो मोटी चीजें, कोई स्टेजिंग वगैरह, कोई ऐसी चीजें जो वोलेटाइल होती है। ये जो Okay. स्टेजिंग वगैरह है ना इंपॉर्टेंट चीजों की, जो मैंने आप लोगों को सारी चीज कराई वो बहुत इंपॉर्टेंट। इम्फाइजीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस ये मैंने आप लोगों को कराई है, और बाकी भी जितने भी स्टेजिंग आप जो इम्पोर्टेंट है ना वो करके जाना, वो पूछते हैं। और आपने खुद से ये सारी चीजें बता दी ना, अगर एग्जामिनर का आप एक केस में भी अच्छा इम्पैक्ट हो गया ना तो वो फिर आपको आगे पास ही कर देता है। बेशक आपकी मेन चीज यही होती है कि आपने एग्जामिनर का दिल जीतना है। अगर आप फर्स्ट 2-3 केस में अगर वो हो गए ना तो वो आपको आगे भी कंपनसेट कर देगा, फेल नहीं करेगा। अगर इम्पैक्ट गंदा आ गया और फिर आप उस इम्पैक्ट को दोबारा अच्छा ना कर सके तो आप रह जाएंगे। अभी मैं जब आप एक फौजी एग्जामिनर था, उससे वो खाली फिल्म लगाने पे मुझे उसने इतना डांट लिया था, मैंने कहा ये तो मुझे फेल करेगा। फिर शुरू के 2 केसेस भी उसके मुश्किल आ गए, वो भी मेरी डायग्नोसिस नहीं बनी। तो अभी यानी उस एग्जामिनर के सामने मैं तो बैड इम्पैक्ट था और लाइकली मुझे फेल करना था। लेकिन जब 2 केसेस के बाद जो केसेस लगे, 5 केसेस, वो मैंने एक्सीलेंट किए। तो वो जो पिछला उसकी जो माइंड था मेरे बारे में वो चेंज हो गया। और जब वो ख़त्म हुआ मेरा टेबल तो मेरे साथ उसने बड़ी गपशप लगाई। शुरू में मुझे डांट रहा था कि तुमने कभी ज़िंदगी में फिल्म नहीं लगाई है। तो ये इम्पैक्ट आप ना ड्यूरिंग वाइवा भी चेंज कर सकते हैं। आप 2-3 चीज़ें भी, कोई एक चीज़ भी आप एक इम्प्रेसिव बोल देना केस में, तो उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो तो फिल्म ये भी खुद लगानी होती है। वो डिपेंड करता है। वो कह रहा था आप खुद लगाओ, और मैंने कभी ज़िंदगी में फिल्म नहीं लगाई थी। अपने सेंटर में हमारे वो पैक्स पे हम करते थे ना, हमारी टीचिंग भी ज़्यादातर पैक्स पे होती थी शिफा में, तो इसलिए मैं फिल्मों में इतना ज़्यादा वो नहीं था, आदी नहीं था। तो हाँ, सर फिल्में जो डिपेंड करती है एग्जामिनर क्या कह रहे हैं। अगर आप हेल्प करेंगे अच्छा इम्पैक्ट करता है। बूढ़े बूढ़े जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उन्हें क्या सर मैं खुद लगाती हूँ करके, आपको फिल्में लगानी आनी चाहिए और उठा के उनको कर लें थोड़ा सा। आप जो आप उसको साथ बिहेवियर है वो रिस्पेक्टफुल शो करें तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं। आपकी ड्रेसिंग ओवरऑल पहना होना चाहिए सही तरह, ग्रूमिंग करके आने, मेल जो होते हैं, हेयर कट वगैरह सारा कुछ। तो ये चीज़ आपकी एग्जाम से पहले ये चीज़ इम्पैक्ट करती है कि आपको लिया कैसा है। अगर मुंह धोए बगैर आगे, ज़्यादातर तो फीमेल्स है, लेकिन मेल्स कभी कभी शेव बड़ी होती है, बाल नहीं होते सही, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहले ही क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके गेटअप का और उसका पोस्चर का ये सारा, और कॉन्फिडेंस। बेशक आप बहुत ब्रिलियंट है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है। कॉन्फिडेंटली बोलना है अपनी चीज़ में ना, वो रहना। और वो चेक करने के लिए भी कभी कभी आपको कहते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कभी कभी। तो आपने डिफरेंशियल में इतने ज़्यादा आगे नहीं जाना। कुछ और भी हो सकता है डॉक्टर साहबा के, नहीं मेरे ख्याल से ये और डिफरेंशियल ये, तो फंसता नहीं है आपने। बाकी गुड लक आप लोगों के लिए दुआ है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर लें, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है।